नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भूतपूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहां हैं? आपको पता है? किसी को भी पता है? कहीं चर्चा चल रही है हाउस अरेस्ट हैं, कहीं से पता चल रही है कि कोप भवन में चले गए हैं, किसी से बात नहीं कर रहे। क्या इस देश को जो व्यक्ति एक हफ्ते पहले तक उपराष्ट्रपति है, उसको जानने का हक नहीं है? ये लोग उन्हें भूल गए उनकी वो कहाँ हैं? और क्या भारतीय जनता पार्टी और संघ में अब एक बड़ी बगावत की तैयारी है? संघ कह रहा है कि ये जो कांग्रेसी लाल आके पूरा भाजपा का कांग्रेसीकरण कर दिया, उसी का नतीजा है जगदीप धनखड़। कहीं मुख्यमंत्री बन गया कांग्रेस से आया आदमी, कहीं डिप्टी सीएम बन गया, और जो बीजेपी वाले वो दरी उठाते रह गए। कारण क्या है? और भारतीय जनता पार्टी के अंदर और संघ के टकराव का नतीजा क्या होगा? क्या मोदी रिटायर होंगे? ऐसे तमाम ढेर सारे सवाल हैं। मैं आपको लेके चलता हूं दुनिया के एक ऐसे चमकते हुए पत्रकार की तरफ, जिनको आपने देश के लगभग हर बड़े टीवी चैनल पर देखा है। लंदन से अमेरिका तक आपने उनको रिपोर्ट करते हुए देखा है। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पे किताब लिखते हुए देखा है। सही समझे, मैं बात कर रहा हूं अज्ञान प्रकाश की। बहुत सारे सवाल हैं और जवाब देखना है तो पूरा वीडियो देखिएगा। इसमें कई बड़े रहस्योद्घाटन हैं। पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, और फिर चलते हैं अज्ञान प्रकाश के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अज्ञान प्रकाश जी आपका। बड़े महत्वपूर्ण विषय थे, इसलिए मैंने आज आपको परेशान किया। जगदीप धनखड़ ने ऐसा भूचाल लाए हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि उसके झटके अभी तक महसूस नहीं हो रहे। नाम तय नहीं हो पा रहा उपराष्ट्रपति का। लेकिन एक बात जरूर चल रही है बीजेपी के अंदर, मेरे सूत्र बता रहे हैं कि अब संघ और बीजेपी के अंदर ये बात बड़ा पुख्ता तौर पे चल रही है कि भाई अब दूसरा धनखड़ मत पैदा होने दो। ये जो कांग्रेस से लाल आके नेता स्थापित कर दिए, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई डिप्टी सीएम बन गया, और भाजपा के लोग केवल कह रहे हैं कि हम क्या दरी बिछाने के काम आएंगे। तो अब ये बहस चल रही है मेरी जानकारी के मुताबिक। आपको क्या, आपके पास क्या सूचना है, क्योंकि आपका नेटवर्क बड़ा तेज रहता है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर की राजनीति क्या चल रही है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर की राजनीति दो फाड़ में है। और पहली बार जो मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैंने तो संघ की ऑर्गेनाइजेशंस का सार्वजनिक विरोध देखा है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के खिलाफ, खास तौर पर आर्थिक मुद्दों पर। मजेदार बात और बदली हुई कहानी इस बार क्या है कि ना सिर्फ बीजेपी, संघ में भी दो फाड़ हो गई है। और नाम लेकर बोल रहा हूं आपके प्रोग्राम में, सुरेश सोनी की लॉबी गुजरात लॉबी के साथ है। सीधी बात करते हैं, इधर उधर हाँ और कैसा और कहा, और एक पत्रकारों के आज बहुत ही घटिया और लीचड़ आदत पैदा हो गई है कहीं ना कहीं। अरे कहीं ना कहीं कह रहे हो तो पहले जान तो लो ना, कहीं ना कहीं। अरे वही ना वही, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं से घटिया कोई जुमला नहीं इस्तेमाल करना, इसका मतलब आपको पता नहीं है। तो पहली बार अनडिस्प्यूटेड डोमिनेंस गुजरात लॉबी की अंडर क्वेश्चन। 11 साल में पहला पॉइंट, अनडिस्प्यूटेड डोमिनेंस थी। मतलब जेपी नड्डा को आपने अध्यक्ष बना दिया। अब जेपी नड्डा देश के कितने बड़े नेता हैं आपको पता है? बिल्कुल ठीक बात। जेपी नड्डा ने फिर बयान भी दे दिया कि संघ की जरूरत नहीं है। हाउस में खड़े होकर पता नहीं किस हैसियत से वो बोल रहे कि ये रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। मतलब आपने वही विवाद पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, हमारे जमहूरियत जो है, हमारी डेमोक्रेसी लोकतंत्र के मंदिर को आपने मजाक बनाया हुआ है कि ये रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। ये जेपी नड्डा है कौन? ठीक ये बात, वो कौन एक डब्बू कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट ही है ना। और क्या है ये बताइए। आते धनखड़ साहब के पास। धनखड़ साहब का पूरा राजनीतिक इतिहास क्या है? जनता दल से कांग्रेस और कांग्रेस से बीजेपी। तो धनखड़ साहब भी खुद महादल बदलू आदमी है। वो कौन से विचारधारा के बहुत धनी व्यक्ति है, तो शर्त हैं, इधर से पलटकर उधर, उधर से पलटकर इधर। ठीक है, जब पलटकर इधर आए तो पूरी चापलूसी में खड़े हुए थे, हाथ जोड़ के खड़े थे कि नहीं? बिल्कुल खड़े थे, एकदम खड़े थे। उनकी भी सच्चाई जरा चर्चा करें ना। देखिए धनखड़ साहब इस स्थिति में ना कोई विक्टिम है ना कोई हीरो, मैं स्पष्ट कर दूं। हाँ ठीक बात है। आए सामने, देश की जनता को बताए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताए उन्होंने क्यों छोड़ा है, या उनको कोई फोन आया, या उनके ऊपर कोई दबाव आया, या उनके ऊपर कोई गैर संवैधानिक, संवैधानिक के बहुत ऊंचे पद पर थे, वो बहुत ऊंचे पद पर थे। क्लैरिफाई करें इस देश को जानने का अधिकार है कि अगर आपके साथ क्या कोई गैर संवैधानिक हरकत हुई है, आप बताइए।
चुप हो गए, वो तो गायब हो गए एकदम। आप वकील रहे हैं, तो अब तो देश आपसे मांग कर रहा है, धनखड़ साहब अपना मुकदमा तो जरा कीजिए। सही बात है, बताइए तो कि हुआ क्या था। हम क्यों कयास लगाएं? आप बताइए ना। आप तो बहुत आउटस्पोकन है, भावुक है, विचार रखते हैं, राय रखते हैं, वकील हैं। तो देश और आपका जीवन, सार्वजनिक जीवन, इससे बड़ा मौका आपको क्या देगा? आपके सामने सतपाल मलिक का उदाहरण है। उन्होंने बोला और पुलवामा को क्वेश्चन किया ना। आप बोलिए, आज पूरा देश आपको सुनेगा। अगर धनखड़ साहब बोलेंगे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मैं संजय को बहुत गौर से सुनता हूं, आप अच्छी पत्रकारिता करते हैं, मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि धनखड़ साहब, इसका मतलब ये नहीं कि ऑपोजिशन का ट्रैप उनके ऊपर लगेगा ना। सही बात है, बताना चाहिए उनको बताना चाहिए। बनिए आप विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह 400 प्लस के राजीव गांधी के बाहर आके बोले ना। हाँ बिल्कुल ठीक बात। उनके फाइनेंस मिनिस्टर होने के बाद तो बनिए ना आप, फिर आप देश के हीरो बनेंगे। धनखड़ साहब भी जान ले। ऐसे खामोश बैठने कुछ नहीं होगा। खामोश बैठ के दूसरों के कयास लगाने से कुछ नहीं होगा। आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, संविधान के बहुत प्रतिष्ठित पद पर रहे हैं। आइए उस प्रतिष्ठा का, संविधान का, देश की लोकतंत्र का सम्मान करिए और खुलकर बोलिए। कहिए कि मैं कोई विपक्ष का व्यक्ति नहीं हूं, आपको सुना जाएगा, आपको सम्मान दिया जाएगा, ये मैं गारंटी करता हूं। लेकिन आपकी चुप्पी इस वक्त वो कालीन का काम कर रही है जिसके नीचे की गर्द सामने आना देश के लिए जरूरी है। क्योंकि इससे न सिर्फ बीजेपी में, जो आपका सही प्रश्न है, भयानक एक फाड़ जैसी पैदा हो गई है। सब लोग सोच रहे हैं अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। क्योंकि 11 साल बाद मैंने पहली बार देखा ऐसी स्थिति का निर्माण होते हुए जहां अनडिस्प्यूटेड डोमिनेंस को चैलेंज है। ठीक है, पूरा देश आपका ड्रामा देख रहा है कि आप एक अध्यक्ष नहीं बनवा पा रहे हैं। पूरा देश देख रहा है कि 50 नाम चल रहे हैं, संजय जोशी से लेकर वसुंधरा से लेकर ये वो सब खबरें आपकी आ रही हैं। मेरी आज तक नहीं समझ में आया कि इतने ताकतवर सत्ताधारी लोगों में से एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्ति जो दम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। एक व्यक्ति तो चाहिए। हाँ, एक व्यक्ति चाहिए। एक व्यक्ति नहीं है पूरी बीजेपी में जो आकर साफ साफ बोले कि शट अप, ये बकवास खबरें आप लोग चलाना बंद करिए। ये भाग क्यों रहे, मेरी समझ में नहीं आता संजय जी। हाँ, ये बात है, ये भाग रहे हैं, ये इसलिए ज्यादा परेशानी की बात है कि बता नहीं रहे हैं, भाग रहे हैं कुछ चीजें सामने। अच्छा, इस पूरे भूमिका में 2-3 लोगों की बड़ी चर्चा करूंगा। गडकरी साहब का रोल क्या है? नितिन गडकरी आजकल सुना है कि नाराज चल रहे हैं, तेवर कुछ बदले हुए हैं, उनका रोल क्या है? देखिए, नितिन गडकरी का बहुत दिलचस्प रोल है भाई। फिर आप हमेशा की तरह अच्छा सवाल पूछते हैं आप। इसका मतलब आप सियासत फॉलो करते हैं, सियासत समझते हैं। पत्रकार आजकल के कितने बड़े मूर्ख हैं, कई सारे, वहां पर हम अच्छे से जानते हैं, किसी को इंडिविजुअली क्या कहना। लेकिन मूर्खों की बड़ी जमात का एक बड़ा हिस्सा इस देश के लोकतंत्र में पत्रकारिता है। ठीक है, गडकरी बहुत सुलझे और बहुत सयाने राजनेता है, पहली बात। ठीक है, टाइमिंग गडकरी बहुत अच्छे से समझते हैं हर चीज की, दूसरी बात। तीसरी बात, जब गडकरी को मौका मिला है, आप ट्रैक रिकॉर्ड और क्लिप्स निकाल के देख लीजिए, तब गडकरी ने सरकार में रहते हुए कोई ना कोई स्क्वायर कट सरकार के खिलाफ मारा है। ये पहली बार नहीं है। ठीक है, सरकार में रहते हुए मारा है। आज पहली बार आप नहीं सुन रहे हैं, बहुत सालों से चला आ रहा है। तो वो अपनी उपस्थिति अलग से सरकार के जाहिर करवा देते हैं। देखिए, वो नितिन गडकरी है, स्मृति ईरानी नहीं है। वो तुलसी की भूमिका में नहीं आने वाले कहीं, सीरियल करने नहीं आएंगे। वो कट्टर संघी नेता है। मैं उनको, जब वो नौजवान थे और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे युति की सरकार में महाराष्ट्र में, जिसमें शिवसेना सीनियर पार्टी थी, मैं तब से उनको जानता हूं और बहुत अच्छे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के। तो उन्होंने ये मौका कभी नहीं छोड़ा है। तो जब जब गडकरी बोलते हैं तो मैं उनको सुनकर मुस्कुराता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं
कि वो मुस्कुराकर सही मुद्दा रेस कर रहे हैं सही समय पर। रेस किसकी वजह से कर रहे हैं, रेस किसकी ताकत पे कर रहे हैं? स्वाभाविक है कि उनको इनका तो साथ नहीं है, तो साथ किसका है? संघ का। बोल किसकी तरफ से रहे हैं? संघ के। तो अब इतना अच्छा सवाल आपने पूछा, फाड़ क्या है? नड्डा बोलते हैं, किसकी तरफ से बोलते हैं? मोदी की तरफ से। गडकरी बोलते हैं, किसकी तरफ से बोलते हैं? इससे बड़ा उदाहरण देश को क्या चाहिए? कौन किसकी आवाज में बोल रहा है? देश को क्या चाहिए? अब वो अब्दुल कलाम आजाद का जिक्र करते हैं, माइनॉरिटी के संगठन में जाकर सार्वजनिक रूप से बोलते हैं, ठीक है, ये सब बातें उनकी पुरानी कही हुई हैं कि वो जाति और धर्म की राजनीति में यकीन नहीं रखते। धर्म की राजनीति तो बीजेपी के पैदा होने का आधार है, जनसंघ के पैदा होने का आधार है, और उनके पास क्या आधार है पैदा होने का, बताइए। तो गडकरी क्लियरली एक पोजीशन ले रहे हैं। कल को कोई धमाका हो सकता है, अगर धनखड़ जा सकते तो गडकरी क्यों नहीं जा सकते? आपका मतलब है कि गडकरी भी इस्तीफा दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते? गडकरी के अलावा 4 नाम और आपको बता दूं, क्यों नहीं दे सकते लोग इस्तीफा? कौन? जब बाहर से लोग लाए जा सकते हैं तो क्या यहां से छोड़ के जा नहीं सकते? बीजेपी के अपने मिनिस्टर एमपी इस्तीफा दे सकते हैं? भाई धनखड़ साहब ने हमें कोई सच्चाई तो बताई नहीं आज तक। स्वास्थ्य कारण बताया है, वो था नहीं, वो तो गलत था। सुबह तो वो उस खिलाड़ी की तरह खेल रहे थे जैसे यूरोपियन लीग में सॉकर मैच खेल रहे हो, और शाम तक उनकी तबीयत खराब हो गई, और 15 मिनट में इतनी खराब हो गई कि उनके डॉक्टरों ने कहा कि आप इस पद से इस्तीफा दे दीजिए। तो मैं तो मूर्ख आदमी हूँ, और कोई देखने नहीं गया उनको, इतने बीमार हैं तब भी ना प्राइम मिनिस्टर देखने गया ना कोई देखने गया आज तक उनको। हाँ, तो मेरा, चूंकि आपने गडकरी जी पर प्रश्न पूछा है तो मैं कह रहा हूं कि भाई अब मेरा अपना मानना यह है, इस पार्टी के को सत्ता में आते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो मेरा मानना है कि इस्तीफा तो किसी का भी हो सकता है। हालात ये है कि कोई छोटा नेता भी हो सकता है और कोई बड़ा नेता भी हो सकता है, क्योंकि स्थिति ये है ना, देखिए कोई समस्या का अभी तक रेजोल्यूशन तो हुआ नहीं है। विपक्ष आपके ऊपर प्रहार पे प्रहार किया जा रहा है, आप सदन में भी जवाब नहीं दे पा रहे ठीक से, कोई कन्विंसिंग आंसर आपको मिल नहीं रहा है। आप मुझे 2 बातों का जवाब बता दीजिए जो आज तक मिल गया हो, जब भी मिल जाएगा हम लोग वापस प्रोग्राम करेंगे। पहला ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों इंटरवीन किया, ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा हो रही है, जवाब मिला आज तक आपको? नहीं मिला। इधर चले गए, अमेरिका चले गए, लंदन चले गए, चाय वाय पिलाने की कोशिश करने लगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री को। ये पहला समय है जब मैं ऑक्सफोर्ड में नहीं हूं, तो आप समझ सकते हैं कि ब्रिटिश प्रेस ने कैसे रिएक्ट किया होगा। तो ये सब कुछ हो गया भाई। ये एक सवाल, हम इतना सा सवाल पूछ रहे हैं। वैसे ही मैं बड़े बड़े देश के पत्रकारों को, जो आजकल वाले पत्रकार है ना, आप जानते हो, उनको रोज एक व्हाट्सएप करता हूँ इसी चकल्लस के लिए, अपने लखनऊ की भाषा में चकल्लस के लिए, कि ये अगला अध्यक्ष बीजेपी का कौन होगा। कोई जवाब ही नहीं देता। संजय जी बताइए, किसी को पता करीब है, मतलब इतने करीब है सत्ता के ये पत्रकार, कुछ तो उनके टुकड़ों पे पलते हैं, बस ये नहीं बता पा रहे मुझे कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। तो मैं भी कह रहा हूं कि अगला इस्तीफा किसी का हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, अगर गडकरी जी को राजनीति से इतना दुख है, अगर गडकरी जी को मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम से इतना दुख है, अगर गडकरी जी अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, अगर गडकरी जी महाराष्ट्र में खड़े होकर बोल रहे हैं कि यहाँ पर म्युनिसिपल काउंसिल से काम कराना बहुत मुश्किल है, तो ये किसके लिए कह रहे हैं? मेरे लिए नहीं कह रहे हैं, आपके लिए नहीं कह रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस के लिए कह रहे हैं। सही बात है, कह रहे हैं ना आप सारे, निशाना उधर ही है। भाई मैं फैक्ट्स पे चर्चा करता हूँ, तो कह तो रहे ना गडकरी, एकदम मैंने फलाना स्टेडियम के लिए कहा नहीं मिल पाता है, ये कहा, क्योंकि वो सांसद भी है। तो किसकी सरकार है वहां पर? कांग्रेस की तो नहीं है तो देवेंद्र फडणवीस की। और उन्हीं के लिए इशारा कर रहे हैं और उन्हीं के लिए कह रहे हैं। बड़ा जो आपका गंभीर प्रश्न, पहले वाले प्रश्न पे ही मैं टिका रहूंगा, तो गंभीर प्रश्न ये है कि ये सब आवाजों की हैसियत नहीं थी आज 24 से पहले कुछ बोल पाने की। गडकरी अलग है, वो पहले से बोल रहे हैं। फर्क 24 के बाद का ये है कि ये आवाजें आपको सुनाई पड़ रही हैं, और जो नहीं सुनाई पड़ रही हैं, मैं कहीं ना कहीं नहीं कह के स्पष्टतः कहूंगा, वो सब तेल और तेल की धार देख रहे हैं। हाँ, बचाव का रास्ता देख रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात और समझाइए कि भागवत जी ने कहा कि 75 साल की उम्र हो जाए तो खुश मत होइए, सोचिए कि
आपको साइड हो जाना चाहिए, नए लोगों को मौका देना चाहिए। तो सबने मान लिया कि ये मोदी जी की तरफ इशारा है। भागवत जी कुछ दिन पहले 75 साल के हो जाएँगे मोदी जी से। अगर वो संघ प्रमुख का पद छोड़ देते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री पर दबाव बनेगा कि वो भी 75 साल पूरे होने पर पद छोड़ दें? फिर सही सवाल, बिल्कुल दबाव बनेगा। हालांकि देखिए, एक टेक्निकल पोजीशन है और ये बिल्कुल बेईमान और झूठी पोजीशन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप को पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहता है। ये उसकी पैदाइश 1925 से लेकर आज तक आरएसएस का महाझूठ है। ठीक है, वो हर पॉलिटिकल काम करता है, चाहे वो जेपी का आंदोलन हो चाहे अन्ना का आंदोलन हो, सबके पीछे खड़ा होता है। तो ये महाझूठ है आरएसएस का। अब पॉइंट ये है कि अगर भागवत साहब एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं देश के समक्ष, आपके यहाँ राजीव आते हैं, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट, में उनको मानता हूं, उनको सुनता हूं, और आपकी और राजीव की चर्चा को मैं देर रात सुनता हूं, अगर मिस हो जाती है तो कुछ बातें वो बहुत सही कहते हैं। तो फिर दे दे भागवत इस्तीफा। भागवत अगर इस्तीफा दे देंगे तो सीधा दबाव फिर प्रधानमंत्री पर आएगा, सीधा दबाव प्राइम मिनिस्टर पर आएगा। क्योंकि देखिए, अब ये तो इतनी बात तो देश में जो राजनीति ना भी फॉलो करता हो, अभी एक मेरी कॉर्पोरेट महिला मित्र से मुलाकात हुई। वो महिला कॉर्पोरेट में बहुत अच्छे ऊंचे पद पर हैं, बरसों से हमारी उनकी मित्रता है। तो उनको राजनीति का कोई एबीसीडी ना मालूम है, ना उनको दिलचस्पी है। उन्होंने लेकिन ये प्रश्न मुझसे जरूर पूछा कि क्या नरेंद्र मोदी जी रहेंगे 75 साल के होने के बाद? तो मैंने हंसकर उनसे पूछा कि तुम्हें क्या लेना देना, मोटी तनख्वाह पा रही हो, बढ़िया कॉर्पोरेट जॉब कर रही हो, हाउ आर यू कंसर्न? तो बोली नहीं, मेरे प्राइम मिनिस्टर है इसलिए मैं पूछ रही हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, दूसरा रीजन बताओ। तो दूसरा रीजन उन्होंने क्या बताया, इसको गौर से सुनिएगा। इतनी भी देश की जनता मूर्ख नहीं है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट में नौकरी कर रही है। तो उन्होंने कहा कि उनको ये बात अच्छी से याद है कि 75 साल वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके सबको मार्गदर्शक मंडल में डाला गया था, तब किसी ने चू नहीं बोला, ठीक है, तब यही खड़ी थी। तो एक सेट ऑफ लोगों को तो आपने लिटरली जो है राजनीतिक बोरी में डालकर बांध कर जिस नदी में चाहा उस नदी में डाल दिया। और एक के लिए आप नदी नहीं तय कर पा रहे, कहां से होगा? तो भागवत साहब रिजाइन करें, भागवत साहब उदाहरण सेट करें, सीधा दबाव नरेंद्र मोदी के ऊपर आएगा। लेकिन अच्छा, बड़ी बात जो अब मुझे एकदम साफ नजर आने लगी है, हम लोग दोनों कोई भविष्यवाणी नहीं करने वाले लोग हैं, हम लोग जर्नलिस्ट हैं, ये तो एकदम स्पष्ट है कि यहां से आगे का समय जो भी सत्ताधारी बना रहता है, कितने भी समय वो तो हम लोग नहीं जानते, इनके आपस के टकराव, वो समय मुश्किल होगा राजनीतिक रूप से। क्योंकि जो चीजें पहले नहीं होती थी वो अब हो रही है। और एक लाइन जरूर जोड़ दूं आपके लिए कि 12 और 13 का समय आप वापस रिसर्च करवाई लीजिए अपने रिसर्चर से। 12 और 13 में कैसे कांग्रेस धराशाही हुई और अंततः 14 में चली ही गई। तो समय लगता है। इसीलिए मेरा मानना है कि यहां से जो भी होगा, वो मैं नहीं जानता क्या होगा, लेकिन टकराव की स्थिति बढ़ेगी, कम नहीं होगी। वो बोलेंगे नहीं आगे पीछे, वो तो हम लोग इंतजार करेंगे। मैं तो धनखड़ साहब से सबसे ज्यादा उम्मीद लगाए बैठा हूं कि वो कर दे प्रेस कॉन्फ्रेंस खुल के। अब तो उनके स्टेट पर कुछ ऐसा है नहीं कि वो सच बोलने से डरे, तो वो बताए हमको। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि उनको क्यों इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन हाँ, ये टकराव की स्थिति बढ़ेगी, ये रिड्यूस नहीं होगी यहाँ से। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना समय दिया, मुझसे इतनी बातचीत की। थैंक यू सर। ये तो ज्ञान प्रकाश, आप पूरी बात सुन रहे थे। आपको भी लग रहा होगा कि वास्तव में भाजपा और संघ के बीच एक शीत युद्ध चल रहा है, गर्म पानी में उबल रहे हैं लोग। कब बुलबुला फूटेगा कहा नहीं जा सकता। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? कमेंट में बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।